आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज का सेशन लेखपाल परीक्षा के लिए एक स्पेशल डीआईएसओ है। इसको आप अपनी तैयारी में डीआईएसओ की तरह कंसीडर करिए। ये ऐसी कुछ डीआई हैं जो कि स्पेशल होती हैं, जिस डीआई को लेकर के हमेशा आप डाउट में रहते हैं। आप कितने भी बड़े मैथमेटिक्स के अच्छे ज्ञानी हो, मतलब आप बहुत अच्छी स्किल की मैथ्स पढ़े हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, या कितनी भी अच्छी आपकी डीआई की प्रिपरेशन है, जब आप इन सवालों को देखेंगे जो इस टॉपिक पर, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, हर हालत में आपको डाउट होगा, ये आप विश्वास मानिएगा। पहली बार में कोई छात्र, कोई भी टीचर इस सवालों को नहीं हल कर सकता है, विश्वास मानिए। इसलिए इस पर क्लियरिटी, इस पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, इस पर सारा का सारा डाउट दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, आप विश्वास करिए इस बात का, बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं और हम आपको पूरी तरह से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। तो सभी लोग सेशन से अच्छे से जुड़े, सेशन को अच्छे से अपनी तैयारी में शामिल करें और एक एक चीज को अच्छे से यहाँ पर तय करें। आज के इस हिस्से में मैं ले रहा हूं कंपनी का व्यापार। यहाँ पर केवल कंपनी ही नहीं हो सकती है, कोई दुकान हो सकता है, समझ रहे हैं? कोई दुकान भी हो सकती है, कोई भी किसी भी प्रकार की, ठेले से लेकर के बड़ा सा शॉपिंग मॉल, कुछ भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी व्यापार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हर व्यापार का जो उद्देश्य होता है, अच्छी से अच्छी इनकम को अर्न करना। कई सारे शब्द होते हैं जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं, कई बार कंफ्यूज करते हैं हम लोग। जैसे अपनी प्रिपरेशन में प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, आप सब हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं ना। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस के लिए हमको दो चीजों की जरूरत होती है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य का मतलब आपकी लागत, जो आप लगाते हैं, जो खर्च करते हैं, वही लागत है। विक्रय मूल्य का मतलब आपका सेल्स, आपकी बिक्री, अर्थात आपको जो प्राप्त होता है, जो आपकी आय होती है। यहां बड़ा सा डाउट है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि यार ये जो खर्च है ये क्या है, खर्च को ही हम लोग अपना आय मान लेते हैं, या हम आय को ही अपना खर्च मान लेते हैं। हम बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। मैं आपको बता दूं, इन शब्दों का उपयोग किया जाएगा, जो शब्द यहां पर बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं। कई शब्दों में आय का उपयोग होगा कि आय क्या है। आय मतलब सेल्स, जो हम बेचकर प्राप्त करते हैं वही हमारी आय है। ठीक है, एक दुकानदार जब अपनी वस्तुओं को बेचता है, बेच करके जो अर्निंग कमाता है वही उसकी आय है, बट आय प्रॉफिट नहीं है। अगर हम सोचे कि कंप्लीट आय ही हमारा लाभ है तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आय कैसे लाभ हो सकती है? आय को जब तक हम लागत से कंपेयर ना करें, तब तक हम प्रॉफिट नहीं निर्धारित कर सकते हैं। बात समझिएगा, आय है, इसी को रेवेन्यू या राजस्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्व। राजस्व भी वही शब्द है जब दुकानदार बेच करके सब, मतलब कोई भी सामान बेच करके जो अर्निंग करता है अपने अकाउंट में या कैश के रूप में, वही उसका राजस्व, रेवेन्यू होता है। फिर बात समझिएगा, रेवेन्यू ही लाभ नहीं है, रेवेन्यू ही लाभ नहीं है। बिक्री मतलब चाहे आय बोलिए, चाहे रेवेन्यू बोलिए, चाहे बिक्री बोलिए, चाहे राजस्व बोलिए, चाहे मतलब जो भी आप इन शब्दों का उपयोग करिए, तो इसका मतलब जब हम बेच करके कोई भी अमाउंट, कोई भी सामान हम बेच करके जो हम अर्न करते हैं, जो हम अपने अकाउंट में लाते हैं, उसी को रेवेन्यू कहते हैं। उसी को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें, इस शब्द का उपयोग करें, तो इसको हम सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेलिंग प्राइस, अर्थात हम इसको बिक्री मूल्य कह सकते हैं। इसके अलावा जो शब्द यूज किया जाता है वो क्या है? पढ़ो, वो है खर्च। खर्च मतलब आय से पहले जो हम लोग यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, इसी को आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हमने किसी भी सामान को या किसी भी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो लागत लगाया, जो लागत लगाया वही मेरी लागत है, वही हमारा इन्वेस्टमेंट है, वही दाम है, वही लागत है। करेक्ट है? याद रखिए इस बात को। अब जब इनका कंपैरिजन, इनकी तुलना की जाएगी, तो मुझे या तो लाभ हो गया, लाभ होगा, वही हमारी बचत हो सकती है। ठीक है, यहां खर्च तो यहां शब्द लिखा ही हुआ था, और एक शब्द यूज किया जाता है खपत। खपत मतलब जितने हम सामान का उपयोग करते हैं वही हमारी खपत होती है। बात समझने की कोशिश करिएगा और तभी आपको यहां पर ये स्पष्ट हो पाएगा। इसी पर कंप्लीट आपकी डीआई है जो मैं आज के सेशन में आपको कवर करके दे रहा हूं। अब आप इतना समझ गए हैं कि सबसे पहले लागत लगती है। क्या लगती है? लागत। लागत का मतलब आपका खर्च, या हम ऐसे कह दे कि यही क्रय मूल्य है, यही क्रय मूल्य है, यही खरीद दाम है। करेक्ट है? इसके बाद आय आती है। क्या आती है? आय। आय मतलब रेवेन्यू कह सकते हैं, इनकम कह सकते हैं, जो भी शब्द का आप उपयोग करना है वही कहिए, या आप इसको विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम बिक्री मूल्य कह सकते हैं।
अब याद रखना दो शब्द, लाभ हमको तभी होगा, लाभ हमको तभी होगा जब हमारी आय हमारे खर्च से ज्यादा है। हमारी आय मतलब इनकम जो है हमारे खर्च से ज्यादा है, तभी हमको लाभ होगा। करेक्ट है। हमको हानि कब होगी बताइए, नुकसान कब होगा? जब हमारी आय जो है कम है और खर्च ज्यादा है तो नुकसान होगा। ऐसे में अगर मुझे लाभ कैलकुलेट करना है तो मैं कहूंगा लाभ बराबर आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च। और इसी समय अगर आपको लाभ का प्रतिशत निकालना हो तो लाभ का प्रतिशत मतलब लाभ का मान गुणे 100 कर दीजिए, बटा आप अपनी लागत लिख दीजिए। यहां पर जो आपने यहां पर खर्च किया है उसी खर्च से इसको भाग करिए। खर्च ही तो आपकी लागत है। देखिए खर्च ही क्रय मूल्य है, खर्च ही आपकी लागत है। इसी समय हमको हानि अगर हुई सपोज करिए, तो हानि का अर्थ क्या है कि हमारे, क्योंकि खर्च ज्यादा है तो मैं लिखूंगा खर्च माइनस आय, खर्च माइनस आय। और इसी समय अगर मुझे हानि का प्रतिशत निकालना हो तो हानि का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि का मान गुणे 100 बटा हम खर्च लिखेंगे। अर्थात एक बात हम यहां से पॉइंट कर रहे हैं जो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा कि किसी भी कंपनी का, किसी भी व्यापारी का जो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा, लाभ या हानि का जो प्रतिशत होता है हमेशा हमेशा उसके उसके खर्च पर आधारित होता है, खर्च पर आधारित होता है। करेक्ट है ना? इस बात को नोट करिएगा, जो मैंने आपको बताया इसको अच्छे से पॉइंट करिए। क्या? किसी भी कंपनी के लाभ या हानि का जो प्रतिशत होता है हमेशा उसके खर्च पर आधारित होता है। मतलब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर जो खर्च होगा वही बताएगा कि हमें क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुई। जब तक हमको खर्च का अंदाजा नहीं है तब तक हम लाभ हानि को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कई बार जो है दुकान में जो सेल्समैन काम करते हैं वो सोचते हैं अरे हमारा मालिक तो खूब कमा रहा है। कैसे? बताओ, इतने ग्राहक आ रहे हैं, बिक रहा है, सामान बिक रहा है तो फायदा तो हो ही रहा है, ये सोचता है। जिसने लगाया है उससे पूछिए क्या उसके ऊपर बीत रही है। ठीक है। जो खर्च नहीं किया है, जब तक वो खर्च नहीं करेगा तब तक उसे खर्च का पेन नहीं फील होगा। तो दुकानदार समझ रहा है कि उसने क्या लगाया है, क्या मिल रहा है, पता नहीं वो प्रॉफिट में है कि नुकसान में है। सेल्समैन से क्या मतलब है, उसको तो एक कमांड मिला है कि तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी, तुम्हें इस तरह से सामान को डील करना है। यही बात आपको समझना है, इसी पॉइंट को लेकर चलना है। जैसे कई बार हमने कहा कि एक दुकानदार या कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं को बेच करके 20% का लाभ अर्जित करता है। तो हम इस 20% के लाभ को निर्धारित ऐसे करेंगे कि 1/5 होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 20% को भिन्न में लिखेंगे तो 1/5 होगा। 5 इसका खर्च है, उसी को एक्सपेंडिचर कह सकते हो, आप एक्सपेंडिचर कह सकते हैं सुधीर। हाँ, एक यहां पर उसका लाभ होगा, मतलब 5 रुपए खर्च करके उसने 1 रुपए का लाभ अर्जित किया। बताओ उसकी बिक्री का मतलब यहीं पर आप आय लिख सकते हैं, ठीक है, इनकम लिख सकते हैं, रेवेन्यू लिख सकते हैं। उसकी 6 रही होगी, मतलब 5 में खरीद करके 1 रुपए का लाभ लेकर के उसने अपनी वस्तु को 6 में बेचा है। ये समझ रहे इस बात को? यही चीज आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हम अगर कह दें ऐसे, देखिए ध्यान से, अगर हम कह दें कि एक दुकानदार अपनी आय का 25% लाभ अर्जित करता है, तो पहली बात आप समझिएगा, लिखा है आय का 25% लाभ अर्जित करता है। ये जो लाभ है इसका वास्तविक लाभ नहीं है, इसका वास्तविक लाभ नहीं है। ठीक है, वास्तविक लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाभ हमेशा खर्च पर निर्धारित होता है, जबकि इसने लिखा आय का, तो आय खर्च थोड़ी है, आय तो इनकम है। तो हम क्या लिखेंगे, पढ़िए, 25% मतलब 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। ए उसका लाभ है और ए उसकी आय है। आय मतलब उसको मिला है, आय मतलब उसने बेचा है, आय मतलब उसने बेचा है अर्थात उसको प्राप्त हुआ है। 4 रुपए में किसी सामान को बेचकर अगर उसने 1 रुपए का लाभ अर्जित किया है तो उसकी लागत अर्थात खर्च कितना रहा होगा बताओ? 3 रुपए का खर्च, 1 रुपए का लाभ, 4 रुपए में उसने सामान को बेचा है। इस प्रकार से यहां पर आपको समझना है। एक बार सब लोग कमेंट करके बताएं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जी, इस तरह के सवाल रियली कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस आपको अलग से करा रहा हूं। आप इस बात को समझिएगा।
आप इस तरह के सवालों पर एकदम अपना कंसंट्रेशन फोकस, मेरा इंट्यूशन गलत नहीं होगा, एक भी सवाल अगर दो भी मिल गया और आप नहीं समझ पाए तो समझ लो दिक्कत है कि नहीं है। समझ रहे हैं? सारे टॉपिक को मैं यहां कराऊंगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मैं स्पेशल टॉपिक ले रहा हूं। स्पेशल टॉपिक में आज ये कंपनी का चल रहा है, धीरे धीरे आय व्यय का आएगा, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे प्रॉफिट लॉस का आएगा, धीरे धीरे चाल दूरी समय का आएगा, बोट एंड स्ट्रीम का आएगा, टाइम एंड वर्क का आएगा। 10 से 12 क्लास में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, इसका भरोसा करिए आप सब लोग, ठीक है। चलो आइए पहला सवाल इस पर लिया जाए। सवाल लिया जाए तो और स्पष्ट हो पाएगा, तो और क्लियर हो पाएगा। 3 सवाल इस पैटर्न पर हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये जो लाइन ग्राफ आपको दिया है इसका बहुत ही अच्छे से अवलोकन करें, समझिएगा। हाँ यस, आप ऐसे जैसे अभी आपने देखिए डिस्कशन किया, 1/4 हुआ, जैसे आपने पढ़ा, देखिए कैसे होगा, खर्च 4 नहीं होगा इसमें, यहां पर लिखा आय का 25%, तो यह नीचे आय हो जाएगी, यह लाभ होगा और खर्च 3 होगा, इसको समझिए, ठीक है। यस, अब आइए देखिए सवाल पर। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें। तो लाइन ग्राफ आपके सामने है, 2 कंपनियां हैं, कंपनी ए और बी। कंपनी ने अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग वर्षों में, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग वर्षों में, ये वर्ष है, अलग अलग लाभ प्रतिशत अर्जित किया है, अलग अलग लाभ प्रतिशत अर्जित किया है। जैसे कंपनी ए ने 1996 में 40% का लाभ अर्जित किया था। ये जो लाइन डायग्राम है इसकी जरूरत बस कंफ्यूजन के लिए है, सबको तो उसने लिख दिया है, कई बार नहीं लिखता है तो हमको मिलाना पड़ता है। जैसे यहां पर जो ब्लू कलर वाला है, जैसे आप पीछे ही देखिए निर्देश दिया होगा, यहां पर आपको समझ में आ रहा है, ब्लू कलर वाली जो लाइन है वो कंपनी ए को प्रदर्शित कर रही है, रेड कलर वाली लाइन कंपनी बी को प्रदर्शित कर रही है। तो कंपनी ए को 40% का लाभ है और उसके बीच में कितना डेटा इसकी क्लियरिटी नहीं है, तो कंपनी बी को उसी साल 45% का लाभ है। इस प्रकार से हर एक वर्ष में दोनों कंपनियों के लाभों के परसेंटेज अलग अलग दिए गए। कुछ निर्देश ऐसे थोड़ा सा पॉइंट कर लीजिए, जैसे मैं 1996 में कंपनी ए की बात करूं जिसे 40% का लाभ है, तो 40% का लाभ क्या दर्शाता है, सुनिए, 40% का लाभ दरअसल 2/5 इसको प्रेजेंट करेगा। मैं कहूंगा 2 तो लाभ है, 5 इसका क्या है बताओ, खर्च है। लाभ हमेशा किस पर होता है, खर्च पर होता है, ध्यान देना इस बात को। 5 रुपया खर्च करके 2 रुपए का लाभ, अर्थात इसने इस सामान को 7 में बेचा है, 7 इसकी बिक्री है, 7 इसका सेल्स है, अर्थात 7 इसकी आय कह सकते हो, आय ही तो बिक्री है। इसी प्रकार से हर एक कंपनी का हर एक वर्ष में हम लाभ, उसके खर्च, उसकी आय का निर्धारण रेशियो के आधार पर अभी कर सकते हैं, जब सवालों को देखेंगे तो सवालों का उत्तर भी कर लेंगे। जैसे आइए देखिए सवाल कैसे पूछेगा। 2001 में, 2001 यहां दिख रहा है, दोनों कंपनियों का कुल खर्च 18 लाख रुपए था, दोनों कंपनियों का कुल खर्च दिया था, समझ रहे हैं, दोनों कंपनी ए और बी की बात हम कर रहे हैं, इनका जो कुल खर्च है, कुल खर्च है दोनों का मिलाकर के वो 18 लाख रुपए है। अभी तक हमें कुछ क्लियर नहीं, बस इतनी बातें हमको अपडेटेड है। उस वर्ष कंपनी ए और बी के खर्चों का अनुपात 4:5 था। उसी वर्ष दोनों के, अर्थात यहां पर जो ए और बी के खर्च का जो रेशियो था इनका, वो 4:5 था। तो मतलब कंपनी ए का खर्च यदि 4 था तो कंपनी बी का खर्च कितना था, 5 था। जब भी कभी हमें कोई टोटल दिया हो और वह जितने लोगों में बटा है उनका मुझे अगर रेशियो पता चल जाए तो मैं प्रत्येक के उन व्यक्तिगत मान को निकाल सकता हूं। जैसे अगर मुझे दोनों के खर्च का योग दिया है और दोनों के खर्चों का अनुपात दिया है तो मैं बता सकता हूं कि दोनों का अलग अलग खर्च क्या था। कैसे, अनुपाती पदों को जोड़ दूंगा, 4 5 9 होता है, 9 बराबर आप 18 कर दें, 1 बराबर 2 होगा, तो कंपनी ए का खर्च कितना हो जाएगा, जो अनुपातिक रूप से 4 से कनेक्ट होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और बी का खर्च यहां पर 10 हो जाएगा। तो 8 लाख खर्च था ए का और 10 लाख खर्च था बी का। 8 लाख खर्च ए का था और 10 लाख खर्च किसका था, बी का था। तो उस वर्ष कंपनी बी की आय हमसे पूछा है, मैं उसी साल कंपनी बी की तरफ चलता हूं। उसी साल मतलब यह है कंपनी बी का लाभ प्रतिशत कितना था, अब आप सोचिए, इसी साल कंपनी बी का जो लाभ प्रतिशत था वो 40% था। 40% को मैं 2/5 लिखूंगा, मतलब ए कंपनी बी का लाभ है, ए कंपनी बी का खर्च है, और कंपनी बी की आय क्या होगी बताइए, 5 रुपए खर्च करके 2 रुपए का लाभ कंपनी को मिल रहा है, तो 7 रुपए उसकी आय होगी। अब हमको खर्च का डेटा तो पता है कंपनी बी का जो कि 10 है,
तो मैं लिखूंगा 5 मतलब यहां खर्च बराबर, हम एक्चुअल खर्च 10 के कर दें, 1 बराबर 2 होगा। आय पूछा है जो कि अनुपातिक रूप से 7 है, तो 7 दूना 14 लाख आय होनी चाहिए। तो 14 लाख क्या किसी विकल्प में है? जब नहीं है तो हम यहां पर उत्तर डी और ई में डाउट में गए, तो डी को हम नहीं लगा सकते क्योंकि डी कह रहा है निर्धारित नहीं हो सकता, जबकि निर्धारित हो रहा है। तो हम यहां पर जो सही उत्तर लगाएंगे वह ई विकल्प लगाएंगे, अर्थात इनमें से कोई नहीं इस सवाल का उत्तर होगा। यस, हाँ, ये जब कोई कब कहां रखते हैं इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डन करना है, जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया उसको आप निर्धारित करिएगा, तभी ये सेट हो पाएगा। ठीक है, जो पीछे वाला हमने वर्डिंग आपको दिया उसको अच्छे से पॉइंट करिए, उन्हीं चीजों को समझिए तो अपडेट हो जाएगा, कंफर्म होगा। ठीक है, यस, आगे बढ़ता हूं। 1999 में कंपनी ए की आय, 1999 कहां ए है, कंपनी ए के बारे में, जिसको लाभ कितने का है? 60% का है। लाभ कितने का? 60% का है। 1999 में कंपनी ए की आय 2000 में कंपनी बी के खर्च के बराबर है। ये 2000 है और बी का परसेंटेज लाभ का 65% है। 1999 में कंपनी ए की आय 2000 में कंपनी बी के खर्च के बराबर थी, मतलब जो ए की इनकम थी वह बी के खर्च के बराबर है। मेरे पास यहां पर ए है, मेरे पास यहां पर बी है। हमें कोई डेटा नहीं दिया है, देखो यहां पर हमको डेटा ना दे करके रेशियो पूछा है कि 99 में कंपनी ए का खर्च 2000 में कंपनी बी की आय के साथ क्या अनुपात था, ये सवाल आपसे पूछा है। अब आपको सबसे पहले यहां पर जो यहां इक्वलिटी है इसी को बेस बनाना पड़ेगा। 99 में कंपनी ए की आय कंपनी बी 2000 में कंपनी बी के खर्च के बराबर थी, तो यहां 1999 लीजिए और यहां पर 2000 लीजिए, दोनों कंपनियों का नाम लिखा ही है। चलिए हम 99 में चलेंगे कंपनी ए के पास जिसको 60% का लाभ था, 60% का लाभ था। अब आप बातें सुनो क्या कैसे दिया है। 60% को मैं 3/5 लिखूंगा, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। लाभ जो होता है हमेशा किस पर होता है बताइए? लाभ हमेशा खर्च पर होता है, तो ये खर्च है, ये लाभ है, ये खर्च है, लाभ है। आय बता दो कितनी है? आय मतलब 5 रुपए खर्च करने पर अगर 3 का लाभ है तो आय हो गई 8, मतलब 8 रुपए की इनकम आई, 8 रुपए की इनकम आई। चलिए इसके पास आ जाइए, 2000 में कंपनी बी की तरफ चलते हैं, 65% का लाभ है। 65% का लाभ क्या लिखा जाएगा? 5 13 बार, 5 20 बार, अर्थात 20 खर्च है, ये इसका लाभ है। आय कितनी होगी बताएं? आय इनकी हो जाएगी 33 की, कितनी? 33 की। अब सवाल की तरफ चलें। सवाल कहता है कि 1999 में कंपनी ए का खर्च जो कितना है? 5। 1999 में कंपनी ए की, सॉरी आय ना कि खर्च, 1999 में कंपनी ए की आय 2000 में कंपनी बी के खर्च, खर्च इनका कितना है? 20 के बराबर है। क्या आपको बराबर दिख रहा है? नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो इस 8 को और इस 20 को बराबर करना पड़ेगा। कैसे कर पाएंगे? 8 और 20 से कटने वाली कोई संख्या सोचिए, जो 8 और 20 से कटेगी वह पहली संख्या 40, अर्थात इनका एलसीएम 40 होगा। अब 8 में ऐसा क्या गुणा करें कि 40 हो जाए? 8 में अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो यह 40 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया? प्रत्येक में 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा करती है 40 हो गया, या 25 हो गया, या 15 हो गया। समझ रहे ना? मतलब हम कंपनी ए 1999 में नोटिस करेंगे कि मुझे इस 8 को 40 बनाना है। आप सोचोगे क्यों? इसलिए क्योंकि इसको इसके खर्च के बराबर करना है, तो इसको 20 को हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से कर देंगे। इनको सबको 2 से गुणा करिए तो यह 20 दूना 40 होगा। इसको 8 से गुणा करिए तो 8 पंचे 40 होगा। अब 1 से गुणा करने पर काम चलेगा नहीं, पूरे में करना होगा। ऐसे इसमें भी 2 से पूरे में गुणा करिए तो 66 हो गया। ये 20 दूना 40 हो गया, 13 दूना 26 हो गया। समझ रहे हैं? जो रेशियो था हमने उसको बदल दिया। अब सवाल कहता है कि 1999 में कंपनी ए का खर्च, 1999 में कंपनी ए का खर्च कितना है? पढ़ो, 25 है, 25 है। 1999 में कंपनी ए का खर्च, कंपनी ए का खर्च 25 है। सन 2000 में कंपनी बी की आय, कंपनी बी की आय बताएं कितनी है? आय यहां पर ये 66, तो 25 और 66 का रेशियो बनेगा, जो आपको पहले ही ऑप्शन में सही उत्तर के रूप में दे रहा है 25 66। आप इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन लगा सकते हैं। करेक्ट है? यस। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है? यदि सभी वर्षों में कंपनी ए की कुल आय, सभी वर्षों में कंपनी ए की कुल आय
सभी वर्षों में कंपनी बी के कुल खर्च के बराबर थी। सभी वर्षों में कंपनी ए की कुल आय सभी वर्षों में कंपनी बी के कुल खर्च के बराबर थी, जो कि 265 लाख है। मतलब मैं सभी वर्षों में कंपनी ए की आय की बात करूं और सभी वर्षों में कंपनी बी के सभी वर्षों में कंपनी ए की आय सभी वर्षों में कंपनी बी के खर्च, दोनों को अगर इसने बराबर किया है और यह अगर 265 लाख है, तो आपको बता दो कि यह भी 265 लाख होगा। मतलब जो सभी वर्षों में कंपनी ए की कुल आय है, वही सभी वर्षों में कंपनी बी का कुल खर्च है। करेक्ट है? यस। अब हमसे कह रहा है तो सभी वर्षों में कंपनी ए द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ कितना था। मतलब कंपनी ए ने सभी इन वर्षों में मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया था। अब आपको यहां पर ए का लाभ तो पता है, ए का कुल लाभ हमको पता है 265 लाख, लाभ नहीं पता है हमें। यहां पर इसका कंप्लीट आय तो पता है, आय तो पता है जो 265 लाख है, और हम यहां से लाभ परसेंटेज बनाना जा रहे हैं। जब मैंने नोटिस किया भाई मुझे यहां पर जो आय दिया है वो किसी एक व्यक्तिगत ईयर में तो दिया नहीं है, ये तो सभी ईयर का दे दिया है, और सभी ईयर में मैंने नोटिस किया कि सबके लाभ परसेंटेज अलग अलग है। यहां पर 40% का लाभ, यहां 55 का, यहां 45 का, यहां 60 का, यहां 50 का, यहां 30 का, और हमको सबके आय तो दिए नहीं है। अगर यह आय सबकी दी गई होती, मतलब यहां 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 अलग अलग कितनी कितनी आय हर साल हुई है, भाई 265 कंप्लीट है ना, 265 किसी एक वर्ष का थोड़ी आय है। तो आप इसको डायरेक्ट हम अलग अलग ईयर्स की आय या अलग अलग ईयर्स का कोई भी डेटा हम आपको दे नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? हम अलग अलग ईयर्स का कोई डेटा हम आपको नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि हम इस समय लाभ का निर्धारण प्रत्येक वर्षों में नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते हैं तो आपको यहां पर इसका उत्तर बताना पड़ेगा कि निर्धारित नहीं हो पाएगा, निर्धारित नहीं हो सकता। इसको दिमाग में रखिए आप सभी लोग, समझ रहे हैं? तो आपके लिए, क्योंकि आप इस बात को पॉइंट करिए, आप कैसे बता पाएंगे सब वर्षों का अलग अलग लाभ पर? किसी एक का किसी वर्ष में दिया होता तो जरूर बता लेते, जब नहीं दिया है तो नहीं बता पाएंगे। इसको हमें कंबाइंड सोचना पड़ेगा। इसलिए इसका उत्तर हमें इन पे, जैसे होता क्या है, हम कह दें कि मेरे और आपके पास मिलाकर इतना पैसा है, मेरे पास कितना है आपके पास कितना है कहां पता चलेगा? मैंने अपने इस पैसे को कहीं पर इतने परसेंट लाभ पर निवेश किया, आपने कहीं हानि पर निवेश किया, तो हमारा लाभ हमारी हानि, आपकी हानि कैसे निकल सकती है? किसी कंबाइन इफर्ट का उपयोग करके हम अलग अलग सेपरेट वर्डिंग्स का यूज नहीं कर सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हम अपने हिसाब से कैपेबल नहीं है आंसर देने में, तो डी विकल्प आपको राइट सोल्यूशन लगाना पड़ेगा। तो डी विकल्प आप लगाइएगा और यह सेट डन होता है। इसी तरह से अगला सेट है आपके सामने है। अब इस सेट को अगर हम पढ़ेंगे तो यहां एक फार्मूला लिखा है, जिस फार्मूले को हमें पढ़ना नहीं है, हम इस फार्मूले को अपने आप से अप्लाई कर सकते हैं। 4 से 6 अर्थात 3 सेट इसमें। इसके बाद हम टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सीट भेजेंगे या आपके पास सीट जाएगी, तो आप उस सीट का सोल्यूशन भी प्रॉपर करिएगा। ठीक है? कह रहा निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके साथ साथ दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दिया गया लाइन ग्राफ कंपनी ए और कंपनी बी के शुद्ध लाभ के प्रतिशत को दर्शाता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। एक कंपनी ए है जो ब्लैक कलर की लाइन है, कंपनी बी जो रेड कलर की लाइन है। अलग अलग वर्ष हैं 13, 14, 15, 16 और 17। प्रत्येक कंपनियों को कितना कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है ये आपको मेंशन करके दिया। 2013 में कंपनी ए को 20% का लाभ है और उसी साल कंपनी बी को 25% का लाभ है। इसने एक वर्ड लिखा है कि लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुणे 100। देखकर केवल डरिए, कंफ्यूज होइए, इसका कतई आप मत सोचिए, हम सब ने पढ़ा है, हम सब वर्डिंग जानते हैं, हम आराम से उत्तर कर सकते हैं, इतना हम लोग कैपेबल हैं। आप जैसे बस इतना समझिएगा, जैसे मैं 2013 में कंपनी ए के लाभ परसेंट को 20 बोल रहा हूं, जो कि 1/5 है, इसको आप बोलिए लाभ है। करेक्ट है? ए आपका क्या होगा? ए आपका खर्च है, खर्च पर लाभ होता है। 5 रुपए खर्च, 1 रुपए लाभ, क्योंकि हमेशा लाभ परसेंटेज खर्च पर निर्धारित होता है। तो आय कितनी होगी पता है? 6 होगी। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं सवाल की तरफ। 2015 में कंपनी ए की कुल आय 40,000 थी। कब की बात हो रही? 2015। कंपनी ए मतलब ब्लैक कलर की लाइन, जिसमें 40% का लाभ है। 40% को हम 2/5 कहेंगे। ए लाभ है, ए आय है, खर्च क्या होगा आप बताओ? सॉरी आय हम गलत लिख दिए। ए लाभ है, एक खर्च है, हमेशा खर्च पर होता है लाभ। समझ रहे हैं?
40% मतलब 2/5, 2 का लाभ 5 का खर्च, आय बता दो कितनी है, आय बराबर 7 है। कंपनी ए के लिए अगर सन 2015 में हम सभी चीजों को कंपेयर करें 40% का उपयोग करते हुए, तो 5 रुपए खर्च करने पर 2 का लाभ अर्थात 7 की इनकम होती है। कंपनी ए की कुल आय 40,000 है, आय मतलब यहां 7 का मान। उस वर्ष कंपनी बी का कुल खर्च लगभग में बताना है, कटने वाला डेटा नहीं है हमको, क्योंकि 2015 में कंपनी ए जो ब्लैक कलर की लाइन से प्रेजेंटेड है, यहां पर आय अनुपातिक रूप से 7 दिख रही है, जो कि एग्जैक्टली वहां 40,000 के साथ कंपेयर की जाएगी। कुछ लोग इसको ऐसे कंपेयर कर देंगे 2 से, हो सकता है उस समय आंसर भी मैच ना करे। हमको निकालना क्या है, खर्चा। खर्चा मतलब 5 का मान, तो 5 का मान क्या होगा, कटेगा नहीं भाई, 4 पंचे 20 से 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख बटा हमको 7 करना है, 7 दूना 14, 6 जीरो, 7 अठे 56, 4 जीरो, 7 पचे 35, 28 के साथ 571, 28 के साथ 571। नियरर आंसर आपका पहला विकल्प इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग निर्धारित कर सकते हैं, पहला उत्तर आप लोग पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ बूझ लीजिए भैया, कमेंट भी कर दीजिए, समझ करके अपडेट करिए कि हाँ चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो भी बताइए, हम उसी हिसाब से आपको पॉइंट करते चले जाएंगे, बताते चले जाएंगे। देखिए 2014 और 15 में कंपनी बी की कुल आय मिलाकर 5 लाख रुपए थी। किसकी किसकी बात हो रहा है, 2014 में और 2015 में कंपनी बी, बात हम किसकी कर रहे हैं, कंपनी बी की कुल आय टोटल यहां पर कितनी थी, 5 लाख थी। 5 लाख कमाती थी कंपनी बी सन 2014 और 15 में मिलाकर, तो 2014 और 15 में कंपनी बी का कुल खर्च हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। अभी यही चीज हम पीछे डिस्कस किए हैं भाई। यहां पर दोनों की जो कुल आय थी 5 लाख थी, किसकी कितनी थी मुझे जानकारी नहीं थी, मतलब किस वर्ष कितनी थी मुझे जानकारी नहीं है। अगर यहीं पर हमको बताता कि 5 लाख में 3 लाख इधर थी और 2 लाख इधर थी, तो हम जरूर बता लेते कुल खर्च को। अभी यह स्थिति है कि हम इनके खर्च का निर्धारण इस अपडेट के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारे लिए हम कैपेबल नहीं है, हम आंसर नहीं दे पाएंगे, हम निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे, तो आंसर क्या देंगे। एक सवाल और इस पर लास्ट देखिए क्या है, 2014 में कंपनी ए और बी की कुल आय मिलाकर 80,000 रुपए थी। 2014 फिर से अपने पास 2014 यहां दिख रहा है, कंपनी ए और बी, अभी दोनों कंपनियों को ऐड कर दिया, पिछले में चलो एक ही थी। कुल आय है, ठीक है, इनकी जो कुल आय है वो 80,000 रुपए टोटल मिलाकर के। कंपनी ए की आय कंपनी बी की आय से, हाँ यहां कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ए और बी में जो आय का कंपैरिजन है और रेशियो में परसेंटेज में मेंशन किया है। कैसे, कंपनी 2000 देखिए लिखा है कंपनी ए की आय कंपनी बी की आय से 40% कम है, तो 40% को भिन्न में 2/5 लिखेंगे। अर्थात अगर कंपनी बी की इनकम 5 है तो ए की 3 है। कैसे, 5 में 2 घटा दो तो 3 हो जाएगा। वैसे 100 लिख सकते थे और 60 लिख सकते थे, 100 अगर मानते तो 40% कम करते। तो यह कंपनी ए की इनकम है, और इनकम मतलब आय ना, दोनों को जोड़ो तो हम बता सकते हैं कंपनी ए की आय कितनी थी और बी की कितनी थी। 5 3 8 बराबर 80,000 कर दीजिए, 1 बराबर 8 10,000 हो जाएगा, इसका मान 30,000 हो गया, इसका मान 50,000 हो गया, 30,000 50,000 करेक्ट है। सवाल कहता है कि कंपनी ए की आय कंपनी बी की आय से 40%, ठीक है, कंपनी ए का व्यय कंपनी बी के व्यय से लगभग कितने प्रतिशत कम था, आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं, कंपनी बी ए का व्यय ए की तरफ चलिए, सन 2000 कब की, 14 की बात हो रही है, 10% है, 1/10 है, यह आय यह खर्च है, हाँ यह आय है, यह लाभ है। आय कितना होगा बताओ, 11। इसी तरह से हम यहां कंपनी बी की बात करें, 30% मतलब 3/10 है, यह क्या है, लाभ है, यह खर्च है, 13 क्या होगा, आय, 13 आय होगी। सवाल की तरफ चलिए, जैसे मुझे क्या कंपेयर करना है, 2014 में ही कंपनी ए का व्यय कंपनी बी के व्यय से लगभग कितने परसेंट कम है। तो 2014 में कंपनी ए का व्यय देखो कितना है, व्यय मतलब 10 ना, व्यय मतलब 10, कैसे निकाला जाएगा सुनिएगा। दरअसल हमको आय पता है, आय मतलब 11 का मान, यहां पर आय 11 बराबर 30,000 है, तो हमको 10 का मान अर्थात खर्च निकालना है। तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 3 लाख बटे 11 हो जाएगा, 3 लाख बटे 11 ए इसका खर्च है। ऐसे रहने दीजिए, कुछ मत करिए। इसी प्रकार से कंपनी बी के पास आइए, आय कितनी है 13,
यहाँ आय कितनी है 50,000, यही कंफ्यूज करेगा, इसमें डेटा में लोग को लगे कटेगा ही नहीं, बिल्कुल लगेगा। और हमको निकालना है इसका खर्च, इसका खर्च कितना है बताओ 10 है, इसमें भी 10 ही है, तो ये हो जाएगा 5 लाख बटे 13, 5 लाख बटे 13। अभी देखिए आसान हो जाएगा, हम एक काम करें, हमें दोनों के खर्चों को लाना है। उसका खर्च है 3 लाख बटा 11 और इसका खर्च है 5 लाख बटा 13। सारे जीरो ऐसे निपट गए, 13 तिया 39 हुआ और 11 पचे 55 हुआ। कितने प्रतिशत कम था यही पूछा है। अब आप चेक कर लीजिए कितना कम है। 15 से 9 6 होता है, 4 से 3 1, 16 कम है। 16 गुणे 100 बटे आप 55 कर दें, 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, 16 दूना 32, 320 है, बटा 11 करें, 11 दूना 22, 10 जीरो, 11 नवा 99, 11 दूना 22 होता है, आप सबको पता है ना, हाँ 29 आएगा लगभग समथिंग करके। 11 दूना 22, ध्यान दीजिएगा 22 के बाद आपका 10 जीरो 100 29 समथिंग करके आएगा। डी विकल्प आपके लिए राइट सोल्यूशन। तो फिर से समझ लीजिए सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, कैलकुलेटिव है। कैसे कैसे किया सुनिएगा। सबसे पहले दोनों के हम आय निकाले, परसेंटेज का उपयोग करके हम आय से खर्च की तरफ गए, बट कटने वाला सिस्टम है नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे हमने फ्रैक्शंस बना के रख लिया। उन्हीं फ्रैक्शंस को कंपेयर किया, ए का खर्च बी का खर्च कंपेयर करके देखा कि वह कितना किससे कम है, किस परसेंट में कम है, तो डी विकल्प आपका आ रहा है। एक बार थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर भी हमको बताइएगा। अगर नहीं आता है तो अपडेट करिएगा। इस पर एक पूरी सीट है, मैं अच्छी सीट है, पूरा का पूरा कई सवाल है। मैं चाहूंगा आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड रहिए, तो हम आपको इस सीट को प्रोवाइड कर देंगे और इनके प्रत्येक सवालों को हम अलग अलग प्रैक्टिस क्लास में इन्वॉल्व करके हल करा देंगे। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार। मुलाकात अब अगली क्लास में अगले स्पेशल टॉपिक के साथ होगी। थैंक यू सो मच।